स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है प्राचीन कालीन शिक्षा, उसमें भी हम मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा डे 15 बीएड फर्स्ट मध्यकालीन मुस्लिम मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। सबसे पहले इसकी हम प्रस्तावना के ऊपर बात करते हैं। प्रस्तावना या भूमिका मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। देखिए, ऐसी क्या स्थिति आई भारत में कि मध्यकालीन शिक्षा मुस्लिम शिक्षा जो है वो भारत में यहाँ पर पनपी। भारत एक संपन्न देश रहा है शुरू से ही, समृद्धशाली देश रहा है शुरू से ही। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ शुरू से हो रहे हैं। यहाँ मसाले जो हमारी सब्जियों में डलती हैं, काली मिर्च, लौंग वगैरह है, इसके लिए भी प्रख्यात रहा है। हीरे जवाहरात, लकड़ी, है ना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ये फेमस रहा है। तो यहाँ की जो धन संपदा है या जो यहाँ का ऐशो आराम था, पैसा था, पूंजी थी, उससे आकर्षित होकर के विभिन्न बाह्य शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया है और हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की है। हमारी धन संपदा को बहुत लूटा है। सोना चांदी भरपूर मात्रा में भारत में शुरू से था। अगर हम प्राचीन काल से भी शुरुआत करते हैं तो सिकंदर महान हुए हैं 325 ईस्वी के आसपास, 325 या 26 ईस्वी पूर्व के आसपास उन्होंने विश्व विजय यात्रा के लिए भारत में भी कदम रखा, भारत में भी उत्पात मचाया। भारत जैसे विशाल साम्राज्य को अपने में मिलाने की कोशिश की उन्होंने, और उसमें उन्होंने जो हमारे पाकिस्तान या अफगानिस्तान, फिलहाल का जो पाकिस्तान है, उससे लगे हुए जितने भी हमारे जो राज्य थे, अफगानिस्तान है, कंधार वगैरह जो आता है, जिसमें सिंध प्रदेश है पंजाब में, है ना, अब पाकिस्तान में है पंजाब, वहाँ से होता हुआ वो भारत आता है। कुछ यहाँ के जो राजा होते हैं जो डरपोक किस्म के थे, तो उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार की है, बिना लड़े ही हथियार फेंक दिए हैं। लेकिन एक पौरुष नाम का राजा रहा है, था तो उसका छोटा ही साम्राज्य, लेकिन उसने वीरतापूर्वक जो है वितस्ता नदी के तट पर जो है उसका बहुत डट करके मुकाबला हुआ है। पौरुष और सिकंदर की जो लड़ाई है फेमस है ये, भले ही वो हार गया
क्योंकि उसके साथ इतनी तगड़ी कोई सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी सिकंदर महान ने जो है उसकी बहुत प्रशंसा की है, अधिकार किया है कई राज्यों पे, धन संपदा को लूटा भी है। इसी कड़ी में फिर आपका कुछ ईरानी शासकों में भी यहाँ पर शक है, हूण जाती है ना? इन लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया है धन संपदा को लूटने के लिए या भारत को अपने राज्य में मिलाने के लिए। तो उसी कड़ी में अरब देश के जो मुस्लिम शासक रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम 711 या 12 के लगभग जो है, सन 711-12 के लगभग जो है, उन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया है। सफल कुछ हद तक हुए भी हैं, लेकिन अगर हम पूरी तरह से देखें तो मुस्लिम आक्रमण जो है मोहम्मद गजनवी के रूप में पूरे इतिहास में माना जाता है। अरे उसको वो यहाँ का अपना एक शासक कह सकते हैं, भारत का शासक बना करके वो यहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले आपका गुलाम वंश, जिसमें आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है और रजिया सुल्तान भी रही है ना, बलबन रहा है। उसके बाद खिलजी वंश है आपका, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी है। फिर आपका तुगलक वंश है, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, कुछ ये फेमस तुगलक सरदार रहे हैं, शासक रहे हैं। फिर आपका सैयद वंश है, सैयद वंश में आपके इब्राहिम लोधी वगैरह जो है, लोधी वंश, लोधी वंश, इब्राहिम लोधी ये रहे हैं एक दो शासक। उसके बाद में मुगल वंश आता है आपका। मुगल वंश में शुरुआत बाबर से होती है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, है ना। उसके बाद बहादुर शाह जफर, 1857 में जो क्रांति है, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है वहाँ का शासक है। तो कुल मिलाकर के मैं बताता हूँ आपको 1206 सन 1206 से जब से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन यहाँ पर रहा है, उसके बाद से लेकर के जब तक यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई है, तब तक मुस्लिम काल है यहाँ पर। तो मुस्लिम एजुकेशन प्रणाली यहीं से शुरुआत होती है आपकी। जब वो शासक यहाँ पर रहने लग गए हैं, उन शासकों ने यहाँ पर राज करना शुरू कर दिया है, तो उनके बच्चे भी रह रहे हैं। उनका एक मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आ गई है, रह रही है। तो हर चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी आदमी को, खाने पीने की पड़ेगी, नहाने धोने की, रहने की, अपना विकास करने की। तो उसमें शिक्षा की जरूरत भी होती है, शिक्षा की आवश्यकता भी होती है ना? तो शिक्षा की आवश्यकता को पूरी करने के लिए उन्होंने जो भी अपने वहाँ अरब देश से अपनी शिक्षा का जो स्ट्रक्चर था, उनकी जो एजुकेशन थी, उसको वो भारत लेकर के आए हैं। और उसी के आधार पर उन्होंने यहाँ पर जो शिक्षा दीक्षा दी है यहाँ पर अपने बच्चों को, अपनी कम्युनिटी को, तो उसी को मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कह सकते हैं या मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा भी उसको कहा जा सकता है। तो वो परिस्थिति ये निकल करके आती है यहाँ पर। प्रस्तावना में हम उसी चीज को काउंट कर सकते हैं जो चीज मैंने आपको बताई है। इसके बाद हम मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य पढ़ेंगे।
या मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य जैसे हर शिक्षा के अपने अपने उद्देश्य थे, इनके भी अपने कुछ उद्देश्य रहे हैं। जैसा पहला उद्देश्य था ज्ञान का प्रसार करना, ज्ञान का प्रसार करना। दूसरा है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तीसरा है इसमें मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, मुस्लिम संस्कृति का करना। नेक्स्ट है नैतिकता पर विशेष बल, नैतिकता पर विशेष बल। चलिए आज हम थोड़ा सा इनको देखते हैं। ज्ञान का प्रसार करना, पहला उद्देश्य क्या था? अपने बच्चों को ज्ञानवान बनाना। इनके अनुसार जो मोहम्मद साहब ने इनको सिखाया था क्या कि ज्ञान का अर्थ होता है निजात पाना। जैसे वहाँ पर वैदिक काल में मोक्ष की प्राप्ति है, बौद्ध काल में निर्वाण की प्राप्ति है, उसी प्रकार से मुस्लिम काल में ज्ञान को प्राप्ति का जो हम साधन मान रहे हैं वो निजात पाने के लिए मान रहे हैं कि अगर हमें इस संसार में आकर के मुक्ति चाहिए, निजात चाहिए, तो हमें अपना ज्ञान जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। और कैसा ज्ञान? वो आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें प्राप्त करना पड़ेगा, वो भौतिक ज्ञान भी हमें प्राप्त करना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें ईश्वर की तरफ खींचता है, अल्लाह की तरफ खींचता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। और जो हमें अपने ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है, जो हमारे व्यवसाय की प्राप्ति कराता है, या समाज की हमें जो जानकारी होती है, वो आपका भौतिक ज्ञान हो गया, सांसारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, है ना, ये सब उसी में आ जाते हैं। बौद्धिक ज्ञान आपका जो ज्ञान हमें सत्य असत्य के बारे में बताता हो, धर्म अधर्म के बारे में बताता हो, ऐसे ज्ञान को ये अपने मकतब और मदरसा जो इनके शिक्षा के केंद्र थे उसमें इन्होंने देने की कोशिश की है। इस ज्ञान का प्रसार करना, अपने जो कम्युनिटी है उसको यहाँ पर बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए अपना जितना भी ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सकता हो उसको करने की कोशिश की है। दूसरा है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। पहले भी ये जिक्र हुआ है कि नया धर्म है यहाँ पर आया है, तो अगर नया धर्म अपना प्रचार प्रसार नहीं करेगा, अपना विज्ञापन नहीं करेगा, तो वो फैलेगा कैसे? अगर फैलेगा नहीं तो हम किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम संकुचित रह जाएंगे। संकुचित रह जाएंगे तो कुछ दिनों में हम बिल्कुल सिमट जाएंगे और हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है,
हमें तो यहाँ पर अपना धर्म जो है उसकी जड़ें बहुत मजबूत करनी है। तो इसीलिए अगर हम अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो उसको हमें सुपीरियर बनाना पड़ेगा यहाँ के धर्म की अपेक्षा। जो यहाँ पर वैदिक धर्म, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म चला आ रहा है, उससे अपने को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करेंगे तब जाकर के हम बच सकते हैं। और एक चीज और थी कि मोहम्मद साहब का कहना क्या था कि जो बंदा जो है, जो खुदा का बंदा जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, उससे मैं बहुत खुश होता हूँ, उससे मैं बहुत खुश होता हूँ और उस पर अपनी दया करता हूँ, कृपा करता हूँ, उसके प्रति मैं उदार रहता हूँ। तो ये जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने का उनका एक उद्देश्य भी था। तीसरा इसमें आता है मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। मुस्लिम संस्कृति हर अपने धर्म की या अपने देश की अलग अलग संस्कृति होती है। जब व्यक्ति कहीं जाता है और वहाँ पर रहने लगता है तो कुछ तो वहाँ की संस्कृति से सीखता है और कुछ जो अपनी संस्कृति है उनको देने की कोशिश करता है, तो आदान प्रदान होता है उसमें। तो इन लोगों की भी, अरब जो देश था वहाँ की भी कोई अपनी संस्कृति रही होगी। संस्कृति का मतलब क्या है कि अपने आचार विचार, अपना रहन सहन, खाना पीना, है ना, किस तरह के कपड़े हैं हमारे, किस तरह के विचार हैं हमारे, किस तरह के हमारे साहित्य है, किस तरह के हमारे ग्रंथ हैं, मूल्य कैसे हैं, प्रतिमान कैसे हैं, हमारे प्रतीक क्या क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारे पर्व क्या है, हमारे सब चीज़ें उसी कल्चर के अंतर्गत आ जाती हैं ना। तो उसका उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की कोशिश की है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करेंगे उतने हमारे अनुयायी बनेंगे लोग यहाँ पर। अगर वो अच्छी संस्कृति होगी तो उसको अपनाने की कोशिश करेंगे वो, और जितना हम ज़्यादा ज़्यादा प्रसार करेंगे उतना वो हमारे फॉलोअर्स बन सकते हैं, अनुयायी बन सकते हैं, उतना ही हमारा धर्म का यहाँ पर पैठ बनेगी, उसकी जड़ें मजबूत बनेगी, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी शिक्षा का उद्देश्य ये भी रखा है। चौथा उद्देश्य है नैतिकता पर विशेष बल। वो अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों में नैतिकता के गुणों को डेवलप करना चाहते थे, उनको नैतिकवान बनाना चाहते थे। और उनके यहाँ एक कहावत भी थी या एक प्रचार किया गया था कि खाली किताबों से ही नैतिकता को नहीं पढ़ा जा सकता है, बल्कि जो मकतब और मदरसों में ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहिए, हफीजी कारी साहब को ऐसे व्यक्तियों को अपॉइंट करना चाहिए या हफीजी कारी साहब ऐसे होने चाहिए कि जो अपने बाल्यकाल में, जो अपने छात्र काल में, जो अपने विद्यार्थी जीवन में अपनी नैतिकता के गुणों के कारण या नैतिकता के कारण या नैतिकवान रहे हो, अपना फेमस रहे हो, अपने विद्यार्थी जीवन में वो नैतिकता के दायरे में काम करते रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति ही अगर मकतब और मदरसों में कारी साहब बनेंगे, हफीजी बनेंगे, मौलवी बनेंगे, तो वो अपने आदर्श से, अपने चरित्र के आदर्श से वो उन बच्चों को नैतिकवान बना सकते हैं। तो ये उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया है। चलिए स्टूडेंट, बाकी जो है हम कल देखेंगे।